हेलो बच्चों। स्वागत है आपका हमारे नए रिवीजन सीरीज में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। तो इस वीडियो में मैं पहले डिस्कस करूंगा सारी बातें कॉन्सेप्चुअली ब्रीफ में कि क्या गवर्नमेंट बजट होता है और इसके अंदर क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है बेसिकली गवर्नमेंट बजट। तो अब देखो इसके अंदर हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए मेनली, कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक तो ये पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बजट बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या बातें आती हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उसी से हमारे रिसिप्ट्स, खर्चे, टाइप्स, वो सब उसी के अंदर से कवर हो जाते हैं। और फिर 3 टाइप्स के जो डेफिसिट्स होते हैं उनके बारे में हमें मेन चीज़ें, फॉर्मूले और बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो इन बातों को अब अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। तो अगर हम बात करें पहले गवर्नमेंट बजट की, कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक एनुअल स्टेटमेंट है जो सरकार बनाती है, जिसमें वो अपने एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड खर्चों को लिखती है। तो एक साल के, यानी कि एक पूरे फिस्कल ईयर के जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स या जो भी एस्टिमेटेड खर्चे होंगे सरकार उनको लिखती है। अब मेन चीज ये आती है कि इस गवर्नमेंट बजट को बनाने के आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना, उद्देश्य क्या होते हैं। तो आपको इसमें मेन पॉइंट पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, और उस मेन पॉइंट के अंदर का कीवर्ड पता होना चाहिए। तो मैं उसी पे फोकस करूंगा, मेन पॉइंट और उसके कीवर्ड पर तो बड़े ध्यान से आप सुनना। तो अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया सिंपल सा, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने नाम से ही क्लियर है बेसिकली, कि इसमें तो कीवर्ड ये है कि सरकार ये चाहती है कि हमारे देश का जो जीडीपी है या इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, बस सिंपल। तो इसको हम कह सकते हैं पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में कीवर्ड ये है कि सरकार को अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सामाजिक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी सोशल वेलफेयर के, और मुनाफा कमाने के जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हैं, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल बना रहे, यानी कि बैलेंस बना रहे। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद है तीसरा ऑब्जेक्टिव, वो बड़ा जनरल ऑब्जेक्टिव है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि भाई सरकार का फोकस होना चाहिए कि देश के अंदर रोजगार बढ़े। तो वो तो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी हो गया। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आप कीवर्ड ये ध्यान रखना कि इसमें सरकार का फोकस ये होता है कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो जाए या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन भी ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे प्राइजेस कम हो जाएं, और अगर बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा तो सरकार हो सकता है टैक्स वगैरह कम करके ऐसे कदम उठा लेगी जिससे डिफ्लेशन दूर हो जाए। तो सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। फिर पांचवा ऑब्जेक्टिव सरकार का इम्पॉर्टेंट होता है कि देश के अंदर इनकम की इनइक्वालिटी को कम करा जाए। अब जहां पर भी वर्ड इनइक्वालिटी आ जाए कि इनकम की इनइक्वालिटी कम करी जाए, तो वहां पर आपके कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं रिच और पुअर। तो सरकार अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा देगी और गरीबों को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा दे देगी, सब्सिडीज दे देगी या इस तरह की चीज़ें करेगी, सो दैट अमीर और गरीब के बीच में जो भेदभाव है वो कम हो जाए। इसके अलावा सरकार का एक और ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट में कि बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिनको आप कहते हो, है ना, पीएसयूज भी कहते हो, तो उन सारी कंपनीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे उन्हें चलाना है, उसके बारे में भी सरकार अपने बजट के अंदर सोचती है। तो जैसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं हम पीएसयूज का, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल, गेल, ये सब कंपनियां जो हो गई, ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई जिनको सरकार सोचती है कि हमें कैसे चलाना है। अब आते हैं कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं दो मेनली। एक होता है कैपिटल बजट, मतलब मोटा, और एक होता है रेवेन्यू बजट, मतलब छोटा। अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों के अंदर ही रिसिप्ट्स भी हो सकते हैं और खर्चे भी हो सकते हैं। इसी तरह कैपिटल में भी रिसिप्ट्स भी हो सकते हैं और खर्चे भी हो सकते हैं। तो टेक्निकली हमें इन चारों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि इन चारों के अंदर क्या क्या होता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं
रिसिप्ट्स में, और उसमें पहले मैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स को अगर कवर कर लूँ, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की परिभाषा ये होती है कि जिनसे ना तो लायबिलिटी बढ़े और ना ही एसेट घटे। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा लिख के काट दूंगा तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाएगा, यानी कि विच नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर लीड टू रिडक्शन इन एसेट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टैक्स से कमाए हुए, यानी सरकार को जो टैक्स से पैसा मिलता है, और एक होते हैं नॉन टैक्स, यानी कि टैक्स के अलावा। अगर मैं टैक्स रेवेन्यू की भी बात करूं तो ये भी अपने आप में दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मेन चीज आपको बस ये ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट टैक्स में जिस आदमी की लायबिलिटी होती है उसी आदमी पर बर्डन भी पड़ जाता है उसको पे करने का, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी जो होती है पे करने की और बर्डन जो होता है वो अलग अलग आदमियों पर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स का आपको एक ही एग्जाम्पल मेन याद रखना है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, मेनली जीएसटी। बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस आपने क्लास में भी अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो वो आप अपने आप भी एक बार देख सकते हो। डायरेक्ट टैक्स को हम प्रोग्रेसिव इन नेचर कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। ये बात हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर इसके अलावा सरकार की कुछ अदर रेवेन्यू भी होते हैं, यानी टैक्स के अलावा भी जो रेवेन्यू होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। सरकार को कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, सरकार को कहीं से डिविडेंड मिलता है, सरकार हमसे फीस या फाइन लेती है, सरकार को कहीं से गिफ्ट्स या डोनेशंस मिलते हैं, या इसके अलावा कई बार हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो सरकार उस बढ़ी हुई प्रॉपर्टी के वैल्यू के बदले में भी प्रॉपर्टी ओनर से कुछ कैश ले लेता है, उसको हम सरकार का रेवेन्यू कह सकते हैं, जैसे स्पेशल असेसमेंट। और कई बारी तो कोई आदमी मर जाता है और उसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं होता, तो सरकार उस मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी भी रख लेती है या उससे इनकम जनरेट जो होती है वो भी रख लेती है, तो वो भी सरकार की एक तरह से रेवेन्यू हो जाती है। मतलब इन नटशेल सरकार के पास टैक्स के अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं रेवेन्यू होने के। फिर आती है दूसरी तरह की रिसिप्ट्स, यानी कि मोटी रिसिप्ट्स, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जो सरकार की या तो लायबिलिटी को बढ़ाएंगी या एसेट्स को कम करेंगी, तो इसीलिए इनकी परिभाषा भी यही होती है। तो लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़े जो कैपिटल रिसिप्ट्स के एग्जाम्पल हैं वो हो गए बेसिकली आपके बोरोइंग्स। तो सरकार जो है वो पब्लिक से बोरो करती है, सरकार जो है वो विदेशों से बोरो करती है, सरकार दूसरी सरकार से बोरो करती है, तो इन सारी बोरोइंग्स को आप मिला जुला कर कह सकते हो बोरोइंग्स। इसके अलावा भी सरकार की कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि पहले हमने अगर किसी को लोन दे रखा था वो हमें वापस मिल गया तो हमारा एसेट कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन। या कई बार सरकार अपने शेयरों को बेच देती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले, फिर से सरकार के एसेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, तो उसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट बोल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स के मेन एग्जाम्पल। इसके अलावा भी कुछ अदर रिसिप्ट्स होती हैं जो सरकार के लिए कैपिटल रिसिप्ट की तरह ही मानी जाती हैं। फिर आते हैं जी खर्चों पर, यानी कि आपको सरकार के खर्चों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सिमिलरली खर्चे भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले छोटे खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे ना तो हमारा कोई एसेट क्रिएट होता है ना ही हमारी कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। तो अगर मैं इनको लिख के काट दूंगा तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की परिभाषा बन जाएगी, यानी कि वो खर्चे दैट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटी। इनके कुछ बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, पेंशन देती है, सरकार इंटरेस्ट पे करती है, सरकार सब्सिडी देती है, सरकार ग्रांट देती है, यानी कि सरकार के छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं या छोटे खर्चे बेसिकली उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर आते हैं सरकार के दूसरे खर्चे, यानी मोटे खर्चे। मोटे खर्चे की परिभाषा होती है जिनसे एसेट्स बढ़े या लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए। ऐसे मोटे खर्चों को सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कहती है। उसके भी बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल हैं कि जैसे सरकार ने कोई लैंड खरीदा, मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, या कहीं पर कोई ब्रिज या रोड्स वगैरह बनाई, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करे, इन खर्चों को सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देती है। बाकी इस रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेसिक डिफरेंस आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये छोटी अवधि के होते हैं, ये लंबी अवधि के होते हैं, ये रिकरिंग होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं, और एग्जाम्पल्स तो आप लिख ही सकते हो।
फिर चारों चीजों को समझने के बाद हमारा बजट जो है वो अपने टाइप पर भी आ जाता है, जो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कह दूं आपसे कि हमारी रिसिप्ट्स बराबर हैं खर्चों के, तो आप कह दोगे कि बैलेंस्ड बजट है। अगर मैं कह दूं कि हमारी रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं खर्चों से, तो आप उसको नाम दे दोगे कि वो सरप्लस बजट है। और अगर मैं कह दूं कि हमारी रिसिप्ट्स कम हैं खर्चों से, तो आप कह दोगे कि ये डेफिसिट बजट है। तो बजट के तीन जो बेसिक टाइप्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्मूले से ही बन जाते हैं। अब इसके बाद जो चार प्रकार के डेफिसिट्स आपको पता होने चाहिए, एक तो बजट डेफिसिट हो ही गया। उसके बाद जो दूसरा है वो है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर ई माइनस आर आर। बाकी इसकी डिटेल्स आपको मेन लेक्चरों में सिखाई रखी है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, आर ई माइनस आर आर। दूसरा होता है जी फिस्कल डेफिसिट यानी एफ डी। एफ डी के वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन टोटल रिसिप्ट्स में आपको बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है, यानी कि बोरोइंग्स को नहीं लेना है। तो एफडी का फॉर्मूला हो गया टोटल एक्सपेंडिचर यानी टीई माइनस टोटल रिसिप्ट यानी टीआर, लेकिन टोटल रिसिप्ट्स के अंदर आपको बोरोइंग्स को नहीं लेना है। बाकी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है और ये भी माना जाता है, और मैंने आपको ये सिखा भी रखा है, कि फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं देश की बोरोइंग्स ही सिग्निफाई कर रही होती हैं, यानी कि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स का ही एक प्रकार से दूसरा नाम होता है। और तीसरा और आखिरी तरह का जो डेफिसिट होता है वो होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट सीधा सीधा फिस्कल डेफिसिट ही है, बस उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को घटा दिया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट पेमेंट्स को फिस्कल डेफिसिट में से हटा देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट का आंसर बन जाएगा। अब इसमें मेन चीज थोड़ा सा ये याद रखना कि किसी भी तरह का डेफिसिट क्यों ना हो, उसके कुछ इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे कॉमन इम्प्लीकेशंस की हम बात कर लेते हैं। कोई भी डेफिसिट होने का मतलब है कि सरकार खर्चे ज़्यादा कर रही है, दैट मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने की संभावना है। सरकार पर फॉरेन डिपेंडेंस का भी काफ़ी रोल हो जाएगा, क्योंकि सरकार बोरो कर रही है पैसा विदेशों से, तो इसीलिए हमारी निर्भरता भी बढ़ जाएगी। और सरकार कहीं ना कहीं हो सकता है डेट ट्रैप जैसी सिचुएशन में फंस जाए, और आने वाली जनरेशन पर भी फाइनेंशियल बर्डन कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये हो गई हमारी सारी बातें गवर्नमेंट बजट की। चलो तो शुरू करते हैं जी गवर्नमेंट बजट की वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 से। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज, बताइए बच्चों। वेरी गुड, तो सबने एक सुर में सही भेज दिया, वेरी गुड। प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स, ठीक है, बस आपको आंसर करते रहना है। मैंने रिवाइज तो आपको करवाई दिया। क्वेश्चन नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स, तो फिस्कल डेफिसिट का अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, है ना, अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन में। तो क्या होता है फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो उसी फॉर्मूले का अगर हम उपयोग कर लें तो बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन, डायरेक्ट टैक्स हम किस पर लगाते हैं, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के दो ही एग्जांपल्स आपको याद करवाए हैं, इनकम टैक्स तो इंडिविजुअल्स पे लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स तो कॉर्पोरेशन पे लगेगा, वेरी गुड, सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, इनमें से क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये बताना है, क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वेरी गुड। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि वो तो टैक्स रिसिप्ट है, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल, ये भी आपने अभी अभी करा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट इज, वेरी गुड। तो बोरोइंग क्या सिग्निफाई करती हैं सरकार की, फिस्कल डेफिसिट, बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ए सरप्लस बजट इज वन वेयर, सरप्लस बजट कब होगा, जब हमने कौन सी सिचुएशन डिस्कस करी थी, वेरी गुड, सही, जब एस्टिमेटेड रेवेन्यू एस्टिमेटेड खर्चों से ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, अब तक तो सबके सही चल रहे हैं, कोई गलती नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
ए डेफिसिट बजट इज वन वेयर, डेफिसिट बजट कौन सा होगा, ये भी हमने डिस्कस करा था, जब क्या होगा, हाँ, जब हमारे एस्टिमेटेड रेवेन्यूज जो हैं वो हमारे एस्टिमेटेड खर्चों से क्या होंगे, कम होंगे। हालांकि सी में भी वही लिखा है, तो मतलब सी और डी बेसिकली वैसे सेम सेम से ही हो गए, लेकिन हमने पहचान सही कर रखी है, या पहचान हमारी सही है कि जब एस्टिमेटेड रेवेन्यूज जो हैं वो खर्चे से कम हो गए तो डेफिसिट बजट। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में आप क्या इंक्लूड करते हो, तो सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स भी आ गया, सरकार को इंटरेस्ट भी मिल गया, सरकार को प्रॉफिट भी मिल गया, वेरी गुड, सही, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलो ये भी सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, यानी जिनसे लाइबिलिटी बढ़े या जिनसे एसेट कम हो। तो इंटरेस्ट तो नहीं होगा, फीस एंड फाइन भी नहीं होगा, इनकम टैक्स भी नहीं होगा, वेरी गुड। बोरोइंग्स यानी कि जब सरकार लोन लेती है, बिल्कुल सही, तो उसी को कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट कौन से हैं, बिल्कुल सही, सही आंसर, क्योंकि सरकार ने जो मुनाफा कमाया अपने पीएसयू से उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, वेरी गुड। तो अब जल्दी से बताओ 10 में से आपके कितने नंबर आए। 10 एमसीक्यू तो फटाफट यूं हो गए चुटकियों में, अब तो सब बच्चे चैंप हो गए। 9, 10, 10, 10, 10, 9, 8, 10, 10, 10, 10। तो पहली बार इतना इजी लग रहा है, बिल्कुल देख लो कितना सिंपल है, क्योंकि याद है हमें। तो बहुत ही बढ़िया, 10 में से 10 तो एमसीक्यू सही हो गए। अब आपके नंबर कटेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हम रीजन असर्शन के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। असर्शन पढ़ना है, पहले देखो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसका रीजन पढ़ो बिकॉज लगा के, ठीक है। फिर अगर आपको बिल्कुल ही सही लगता है, बिल्कुल ही एप्ट लगता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर लगता है कि एप्ट नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर रीजन का स्टेटमेंट ही फॉल्स लगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, और अगर असर्शन ही गलत हो गया शुरू में तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अपने आप अब सोच सोच के करना है, अब देखते हैं, अब पता चलेगा कौन बच्चा है होशियार। चलो तो क्वेश्चन 11, इकोनॉमी इज ड्रिवन टू द स्टेट of recession and massive layoff because लगा के पढ़ना, because high cost of living reduces aggregate effective demand and which retards the inducement to invest। कह रहा है कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन के स्टेट में है, ऐसा समझो इस बात को कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन के स्टेट में है। रिसेशन का स्टेट मतलब कि लोग खरीदना नहीं चाहते, कुछ खर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि, और मैसिव ले ऑफ, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग रिड्यूसेस द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने डिमांड ही कम कर दी है, जिसकी वजह से इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट भी काफ़ी कम हो गया, मतलब लोग इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहे, या इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो गया। तो आप इस बात से सहमत हो, तो बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल एप्ट है बात, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा जब मैंने बोला तो कहीं पर भी कोई संकोच नहीं हुआ बोलते समय, मतलब लाइन का सेंस बन रहा था पूरी तरह से, क्योंकि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज टू कोप अप विद देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बात तो वैसे बिल्कुल ट्रू हो गई। बिकॉज कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए, बिकॉज लोन्स ऑफर टू अदर्स आर एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है लोन जो ऑफर करती है गवर्नमेंट दूसरों को, वो सरकार के लिए एसेट है।
वेरी गुड, बच्चे तो बड़े होशियार हैं, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं बना। स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है, मेरा नाम पराग गुप्ता है, ट्रू। मैंने सुबह एप्पल खाया, ट्रू, लेकिन कोई सेंस नहीं है कि मेरा नाम पराग गुप्ता है क्योंकि सुबह मैंने एप्पल खाया। कोई सेंस नहीं बन रहा। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा। वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, assertion, budget is used as an important policy instrument to correct the situation of deflation and inflation। ये तो हमने अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ही था, तो मतलब ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर पढ़ो बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव ए स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है। परफेक्ट, वेरी गुड। तो पूरी तरह से सेंस भी बन रहा है और पूरी तरह से मतलब बिल्कुल ठीक भी लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही। परफेक्ट आंसर, सही, ए। ठीक है, 14 आपका होमवर्क। उसके बाद 15, assertion, the government of India is undertaking disinvestment by selling its shares in the Maruti उद्योग। तो कह रहा है सरकार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। चलो ठीक है, कर रही है। रीजन, बिकॉज, क्योंकि, क्यों कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट? बिकॉज इट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ सरकार। ओ माय गॉड, वेरी गुड। तो बच्चे होशियार हो गए हैं, अब तो कोई डर वाली बात ही नहीं है। तो बच्चों ने सही भेजा कि रीजन जो है वो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो रीजन का स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, और जैसे ही रीजन फॉल्स हो जाए तो ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन बचा जो आप सही चुन सकते हो, वो है सी, क्योंकि बाकी सब में तो रीजन ट्रू होता है। तो जैसे ही रीजन फॉल्स मिले, आंख मीच के सी ऑप्शन लगा देना, कोई टेंशन नहीं। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, assertion, as a matter of convention, all the grants given by the center to the state government are treated as revenue expenditure। कह रहे जो भी ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात ट्रू है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज even though such grants may result in the creation of asset, they continue to be classified as revenue expenditure। कह रहे हैं कि वैसे चाहे उससे एसेट ही क्यों ना बन रहा हो, लेकिन हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, तो सही तो कह रहा है, हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करते हैं। दे कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब हम ग्रांट देते हैं तो कह रहा है उससे चाहे एसेट ही क्रिएट क्यों ना हो, लेकिन हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करते हैं। तो सही तो कह रहा है, इसमें गलत क्या कह रहा है? सही तो कह रहा है। अगर सेंट्रल सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहले चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, सेंट्रल सरकार ने एडवांस दिया, ग्रांट दिया, मतलब ऐसा समझ लो, 2 रुपए। तो क्या, जब आप किसी को पैसे देते हो, जब आप किसी को ग्रांट देते हो, तो वैसे तो एसेट क्रिएट हो जाता है, वैसे तो नो डाउट एसेट क्रिएट हो जाता है। पहले तो ये बताओ जी कि आप किसी को जब लोन देते हो, आप किसी को अगर एडवांस देते हो, आप किसी को अगर ग्रांट देते हो, तो एसेट क्रिएट होता है कि नहीं? होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे, ये तो गवर्नमेंट बजट है, अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे, मुंशी तो है नहीं हम। लेकिन फिर भी कह रहे हैं स्टिल, फिर भी हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं ये छोटा खर्चा है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई बिल्डिंग क्रिएट हो गई, सरकार ने कोई रोड क्रिएट कर ली, या सरकार का कोई ब्रिज क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। पहले आप ये बताओ, क्या आप इससे सहमत हो?
जब ग्रांट देती है सरकार या सब्सिडी देती है सरकार, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ है ना। तो इसका मतलब जो वो स्टेटमेंट दे रहा है दोनों, वो सही दे रहा है। और अगर आप इसको कंबाइन करके पढ़ोगे तो सेंस बन जाएगा, बस आपको सेंस बनाना आना चाहिए। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है एज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन all grants given by the center to the state government are treated as revenue expenditure. कह रहा है रीजन बिकॉज even though such grants may result in the creation of asset, they continue to be classified as revenue expenditure. तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। ठीक है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं। ओके ओके, चलो जी। तो बच्चों का गलत हो गया एक, जिन्होंने सी भेजा उनका गलत हो गया, एक नंबर कट गया सी वाले बच्चों का। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, चलो अब इसको पढ़ते हैं। लोन्स आर ईदर नॉट अवेलेबल और आर अवेलेबल ओनली एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है लोन्स जो है या तो अवेलेबल ही नहीं होंगे या बहुत ही महंगे दामों पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, बिकॉज मतलब सही है वैसे तो, बिकॉज व्हेन आवर डेट ट्रैप टाइटन्स, कह रहा है कि जब हम पे बर्डन और बढ़ जाएगा। डेट ट्रैप टाइटन का मतलब है कि जब हमारे ऊपर बर्डन और बढ़ जाएगा। आवर क्रेडिट रेटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इंक्रीज्ड। कह रहा है हमारी उस समय क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग का मतलब ये होता है बेसिकली रैंक होती है इंटरनेशनल मार्केट में कि कौन सा देश कितना अच्छा है, कितना फाइनेंशियली साउंड है। तो कह रहा है जब हमारे ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, डेट ट्रैप टाइटन मतलब कि जब हमारा डेट ट्रैप और बढ़ जाएगा, हम फंस जाएंगे बुरी तरह, तो हमारी क्रेडिट रेटिंग कह रहा है इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सही जवाब बच्चों का, वेरी वेरी गुड। तो बच्चों ने सही पहचान लिया, क्योंकि रीजन का स्टेटमेंट ही क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। रीजन का स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो जब रीजन का स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। चलो 18 करेंगे आप होमवर्क में। उसके बाद 19, असर्शन इन द इवेंट्स ऑफ साइक्लोन्स सिटीजन ऑफ द कंट्री मेक सम डोनेशन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब कहीं पे भूकंप शुकंप आता है, आंधी तूफान आता है, तो देश की जनता जो है वो सरकार को डोनेशन देती है। फिर रीजन कह रहा है बिकॉज सच डोनेशन एंड ग्रांट्स आर टैक्सेबल रिसिप्ट्स। तो कह रहा है ये जो डोनेशन और ग्रांट्स हैं ये सरकार के लिए टैक्स रिसिप्ट्स हैं। तो ये तो शक्ल से ही पता चल रहा है गलत है बात। यानी कि रीजन वाला स्टेटमेंट तो शक्ल से ही गलत हो गया, क्योंकि डोनेशन और ग्रांट्स जो मिल रही हैं सरकार को, ये टैक्स रिसिप्ट थोड़ी ना होंगी कोई। तो ये तो शक्ल से ही गलत हो गया। सही, सी, सभी ने सही भेजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 20 में कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने पहला ही स्टेटमेंट पढ़ के पता चल गया कि फॉल्स है। तो जैसे ही हम असर्शन पढ़ें और पता लग जाए कि ये फॉल्स हो गया, तो फिर तो बस कुछ सोचना ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचेगा, यानी कि डी, क्योंकि असर्शन ही गलत है। हम रीपेमेंट ऑफ लोन करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल था, हमने सीख लिया था। चलो 21, असर्शन कह रहा है लोन्स बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार लोन देती है, आर ए लाइबिलिटी दैट इज टू बी पेड बैक। वो हमें मतलब वो पेड बैक करनी पड़ती है। ठीक है, और इसका वो रीजन दे रहा है बिकॉज दीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली एसर्शन ही गलत हो गया। तो लोन्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार जो लोन्स देती है
वो सरकार के लिए लायबिलिटी थोड़ी ना है, वो तो सरकार के लिए क्या है, एसेट होता है। तो उसने जब एसर्शन ही गलत दे दिया तो फिर तो अब हमें आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो उसके बाद 22 आपका होमवर्क है। 23 चलो ये देखते हैं कौन बताएगा। असर्शन कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है कि भाई जो अमीर और गरीब के भेदभाव को कम करने का थोड़ा सोच सके, मतलब जो अमीरों पे ज्यादा लगेगा गरीबों पे कम लगेगा, ये होता है इक्विटेबल। तो ट्रू हो गई बात, वैसे तो है ना, डायरेक्ट टैक्स होता है। और इसका वो रीजन दे रहा है बिकॉज द रियल बर्डन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स इज मोर ऑन द पुअर लेस ऑन रिच। तो ये तो सही सब बच्चों का, वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट तो उसने बिल्कुल ही गलत दे रखा है, यानी कि उल्टा दे रखा है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 और करके देख लेते हैं। असर्शन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। हालांकि डेवलपमेंट खर्चे हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी करना है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है डेवलपमेंट के खर्चे जो हैं वो ग्रोथ और एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बात सही है। रीजन कह रहा है बिकॉज, क्योंकि दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा। कह रहा है इसमें लोन वगैरह का इंटरेस्ट और टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो भी आ जाएगा। तो ठीक है, सही। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही भेजा बच्चों ने, यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उसके बाद 25 आपका होमवर्क हो जाएगा। 26 assertion the annual financial statements prepared by the central government for the country as a whole are called the budget of central government। हाँ सही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट होता है वही एक तरह से, मतलब देश का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको हम बजट कहते हैं। और रीजन कह रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट दिस बजट एवरी ईयर। ओके, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये लाइन लिखते ही बात गलत हो गई। भाई केंद्र सरकार अपना बजट कोई राज्य असेंबली में थोड़ी ना पेश करेगी, तो ये बात लिखते ही आंसर बन गया सी। चलो बहुत ही बढ़िया, सही बच्चों का। उसके बाद 27 बताओ बच्चों अब। असर्शन कह रहा है फाइन्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो बस यहीं पे बात यहीं गलत हो गई। फाइन्स, कोई फाइन सरकार का कोई मेन सोर्स थोड़ी ना है रेवेन्यू का, टैक्स है। टैक्स होता तो मेन सोर्स होता, तो रेवेन्यू का कोई मेन सोर्स थोड़ी ना है फाइन्स। हाँ टैक्स होता तो सही आंसर होता। तो ये तो एसर्शन ही गलत हो गया शुरू में। तो बिल्कुल सही भेजा बच्चों ने भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद चलो 28 और देख लेते हैं एक बार। 28 में कह रहा है मनी रिसीव्ड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। हमें डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। बिल्कुल ट्रू। रीजन बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट या इट डज नॉट कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी गुड। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स दे रखी है ना। डिसइन्वेस्टमेंट से तो बल्कि एसेट में रिडक्शन हो जाता है। वेरी गुड। चलो उसके बाद 29 असर्शन कह रहा है द गवर्नमेंट डज नॉट मेक रेवेन्यूज आउट ऑफ एस्चीट। कह रहा है सरकार को एस्चीट से रेवेन्यू नहीं होता है। बस अब तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो गलत है। सरकार को तो एस्चीट से भी रेवेन्यू होता है। बिल्कुल सही, तो सही भेजा बच्चों ने, यानी ऑप्शन डी परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 अगला असर्शन ए शॉपकीपर पेज सेल्स टैक्स टू द गवर्नमेंट। दुकानदार जो है वो सेल्स टैक्स देता है सरकार को। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, देता ही है, इनडायरेक्ट टैक्स है।
और उसका वो रीजन दे रहा है बिकॉज द बर्डन ऑफ सेल्स टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर। तो सेल्स टैक्स का बर्डन कह रहा है शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये बात तो उसने गलत कह दी, क्योंकि सेल्स टैक्स का बर्डन तो बल्कि कंज्यूमर पर शिफ्ट हो जाता है, दुकानदार तो हम पे शिफ्ट कर देता है उसका बर्डन। तो ये बात तो उसने गलत कह दी, यानी रीजन गलत है। तो वेरी गुड, सही आंसर दिया बच्चों ने भी, ऑप्शन सी। चलो उसके बाद 31 आपका होमवर्क हो जाएगा। 32 ये भी देख लेते हैं। तो असर्शन कह रहा है इट इज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू रीपे लोन्स एज वेल एज द माउंटिंग इंटरेस्ट देयर ऑन। तो बिल्कुल सही बात है भाई, भविष्य की जो फ्यूचर जनरेशन है अब उसी को रीपे लोन करना पड़ेगा या बढ़ता हुआ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमने तो आज लोन ले लिया सरकार ने, तो फिर उसका रीजन कह रहा है बिकॉज क्योंकि lesser borrowing comma greater the bottleneck and hurdle for the future generation to plan for their growth and development। कह रहा है क्योंकि बोरोइंग कम है तो इससे फ्यूचर जनरेशंस पर ज्यादा हर्डल्स आएंगे। ओके, तो बच्चे तो होशियार हो गए, वेरी गुड, सही आंसर भेजा। तो ये फॉल्स है, क्योंकि लेसर बोरोइंग तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हायर बोरोइंग बोलेगा तब वो बात सही बनती। लेसर बोरोइंग से थोड़ी ना कोई फ्यूचर जनरेशन में हर्डल होगा। तो इसका मतलब रीजन फॉल्स था, बिल्कुल सही। उसके बाद 33 आपका होमवर्क हो जाएगा। 34 असर्शन कह रहा है स्कॉलरशिप्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्कॉलरशिप जो है वो हमारे लिए कह रहा है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बस। तो ये बात यहीं पे गलत हो गई, वेरी गुड, तो बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब आंसर हो गया डी, परफेक्ट, सही भेजा, वेरी गुड बच्चों ने भी। चलो 35 आप होमवर्क में कर सकते हो। चलो अब करते हैं कुछ नए वैरायटी के। मैच द फॉलोइंग नंबर 36। अब मैच द फॉलोइंग करेंगे, तो सबसे पहले ए का मैच बताना है आपको, यानी कि प्रॉफिट अर्नड बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने प्रॉफिट अर्न करा, तो किससे मैच करें जी? वेरी गुड, रेवेन्यू रिसिप्ट, सही जवाब। उसके बाद नंबर 2 बोरोइंग्स, सरकार ने पब्लिक से बोरो कर लिया, तो बोरो किससे मैच हो जाएगा? वेरी गुड, कैपिटल रिसिप्ट से मैच हो जाएगा, परफेक्ट। उसके बाद सी वेजेस पेड, सरकार ने वेजेस पे करे, तो कौन सा खर्चा? वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस फिर लास्ट तो कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद 37 आप होमवर्क में कर लेना। उसके बाद 38 आओ एक और देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स वाला। मैच द फॉलोइंग, तो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ बताओ किससे सही मैच करेगा? जीडीपी की ग्रोथ, सोचो सोचो भाई, जीडीपी की ग्रोथ किससे मैच करेगी? आओ चलो छोड़ दो, मान लो हमें नहीं आता तो एग्जाम की ट्रिक सीख लेते, छोड़ देते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, हर रीजन की ग्रोथ बैलेंस्ड हो, ये किससे मैच करेगा? यस, थर्ड से, है ना, क्योंकि हर रीजन की ग्रोथ हो गई। सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये किससे मैच करेगा? हमने ऑब्जेक्टिव में रिवाइज करा था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हाँ वेरी गुड, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, सही। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ये किससे मैच करेगा? इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, भेदभाव कम हो, तो ये किससे मैच करेगा? वेरी गुड, वन से मैच करेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको पहला नहीं आता था, तो अब आपको रिमेनिंग आंसर क्या बचा? तो जीडीपी ग्रोथ किससे मैच हो गया कि भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो जीडीपी ग्रो हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर किसी मैच द फॉलोइंग में फंस जाओ तो तुक्का मत मारना, पहले अगले पे आ जाना, कई बार एलिमिनेशन से आइडिया हो जाता है। चलो तो 39 आप होमवर्क में कर लोगे। उसके बाद 40, हाँ 40 जिन्हें डेफिनेशन याद नहीं होती उन नालायकों के लिए। तो 40 मैच द फॉलोइंग बताओ जी। रेवेन्यू रिसिप्ट किससे मैच करेंगे? तो रेवेन्यू रिसिप्ट किससे मैच करेंगे?
रेवेन्यू रिसिप्ट आरआर क्या होता है? जो नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, तो किससे मैच हो गया? नॉट क्रिएट लाइबिलिटी से। 4 सही। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, तो किससे मैच हो गया जी? नंबर 3 से। वेरी गुड। सही। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट, तो किससे मैच हो गया? नंबर 2 से, क्रिएट लाइबिलिटी। वेरी गुड। सही। और लास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली 1 से हो गया। चलो सही है, तो है ना, तो ये सिंपल हो। चलो 41 मैं होमवर्क में दे देता हूँ आपको, अपने आप कर लोगे, सिंपल है। 42 मैं होमवर्क में दे देता हूँ आपको। उसके बाद चलो 43 ऐसी एक कर लेते हैं। हालांकि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट फिर भी चलो सवाल में ऐसी तुक्के मार लेते, देख लेते हैं क्या हम कर पाएंगे। तो मैच द फॉलोइंग करें जी। प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान, या ये छोड़ दो, चलो प्लान छोड़ दो। मान लो हमें नहीं आता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताओ, चलो बी बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो हमें प्लान के बारे में नहीं आता, एग्जाम में नया क्वेश्चन आ गया, अब क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। तो ये तो हमें पता है, सैलरी, सरकार का रेवेन्यू खर्चा। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को किससे मैच करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी हमने पढ़ा था, बिल्डिंग खरीद ली, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दी, खर्चा कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर ली, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बाय गवर्नमेंट। हाँ। नॉन प्लान, नॉन प्लान जिसकी तैयारी नहीं है, प्लान नहीं है। हालांकि मैं फिर से बता देता हूँ, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी ऐसी सवाल में तो कर रहे हैं बस। हाँ, है ना, इमरजेंसी वगैरह। बस तो जो बच गया, जो बच गया उसको प्लान में ऑटोमेटिकली मैच कर देंगे, वो सरकार ने प्लान कर रखा है। हाँ। चलो उसके बाद जी 44 सिंपल आपका होमवर्क। उसके बाद 45, चलो फटाफट से लास्ट मैच द फॉलोइंग, एक ये भी बता दो। ए बैलेंस्ड बजट, पढ़ो अंग्रेजी, किससे मैच करेगी? बैलेंस्ड बजट की। तो बैलेंस बजट का क्या पढ़ा था, जिसमें क्या होता है? वेरी गुड, दोनों बराबर होते हैं। सही, 4, परफेक्ट। उसके बाद बी सरप्लस बजट, किसमें अंग्रेजी मैच करेगी? सरप्लस बजट की। वेरी गुड, सही, जिसमें हमारे खर्चे हैं कम और रिसिप्ट है ज्यादा। सही। उसके बाद रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट किसमें डील करेगा? रेवेन्यू बजट, हाँ बिल्कुल सही, कि भाई जिसमें हमारे करंट रिसिप्ट, करंट एक्सपेंडिचर हो, मतलब कि रिकरिंग वाले, रोजमर्रा वाले, छोटे। और डी जो ऑटोमेटिकली बच गया, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट का तो मतलब ये कि रिसिप्ट कम है और खर्चे ज्यादा। बिल्कुल। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद एक फ्लेवर देख लेते हैं, हमारे जैसा कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या केस स्टडी टाइप्स कह सकते हो आप, आएगा। तो उसमें एक कहानी दे रखी होगी, हालांकि अब कहानी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पूरा चैप्टर जानते हैं, हम तो चैंप हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये कहानी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कहानी तो हमें आती है। हम सीधा देखते हैं क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 कह रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्स इज ए टैक्स विच इज। चलो तो अब हम वैसे ही अपनी नॉलेज से, हमें तो पता ही है भाई, इंग्लिश के पेपर में जरूरी होता है पैसेज पढ़ना, लेकिन यहाँ तो हमको ऑलरेडी पता है। ओके, वेरी गुड। तो क्या सिखाया था? प्रोग्रेसिव टैक्स की जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। वेरी गुड, सही भेजा सब बच्चों ने, यानी ऑप्शन बी, परफेक्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ए टैक्स इज सेड टू बी व्हेन इट कॉजेज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन पुअर देन रिच। कौन सा टैक्स ऐसा है जो गरीबों पर मानते हैं हम ज्यादा बर्डन दे रहा है,
अमीरों के अलावा। वेरी वेरी गुड, ये भी हमने पढ़ रखा है। रिग्रेसिव नेचर वाला, बिल्कुल सही। उसके बाद नंबर 3 में कह रहा है टैक्स इज अ डैश पेमेंट टू द गवर्नमेंट। टैक्स जो है वो कैसी पेमेंट है सरकार को? वेरी गुड, कंपल्सरी, बहुत अच्छे, परफेक्ट। और नंबर 4, द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द डैश इन रिटर्न। टैक्स पेयर जो है वो किससे सर्विस नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है, किससे बेनिफिट नहीं एक्सपेक्ट कर सकता? वेरी गुड, गवर्नमेंट। तो बस मतलब हमें कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरह से 47 भी आप एक बार अपने आप होमवर्क में देता हूं, करके देखना। आप सीधा क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। 48 भी आप होमवर्क में एक बार करना। 49 एक कर लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन आपके साथ। तो इसकी कहानी जो है वो डेफिसिट्स पर बेस्ड है, तो डेफिसिट्स का कॉन्सेप्ट हमको याद ही है, हम ये मान रहे हैं। तो हम सीधा सवाल देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल हमको दे रखे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द डेफिसिट इन द बजट बी फाइनेंस्ड? आप अपने बजट के डेफिसिट को कैसे फाइनेंस कर सकते हो? तो इसको हमने वैसे पढ़ रखा है। हम दादाजी से पैसा मांग सकते हैं, हम पब्लिक से पैसा मांग सकते हैं। तो बिल्कुल सही भेजा बच्चों ने, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर प्राइमरी डेफिसिट है 3500 और इंटरेस्ट पेमेंट है 500 तो फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ? वेरी वेरी गुड, सही। क्योंकि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन भी करा था कि फिस्कल डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, तो 4000, बिल्कुल सही। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं क्या कोई बच्चा बता पाएगा। डेफिसिट बजट इज ऑल्सो कॉल्ड, डेफिसिट बजट को हम क्या भी कहते हैं? सही, बिल्कुल सही, क्योंकि डेफिसिट बजट मतलब सरकार का बजट, यानी गवर्नमेंट बजट। ए, परफेक्ट। और नंबर 4, डैश डेफिसिट्स रिफ्लेक्ट्स द नीड ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज इट्स बजटरी खर्चे। कौन सा डेफिसिट जो है वो सरकार की बोरोइंग्स की नीड को दिखा रहा होता है? चलो, बहुत ही बढ़िया। तो मजे आ गए भाई बच्चों, मजे आ गए, बहुत ही बढ़िया, सही। फिस्कल डेफिसिट, परफेक्ट आंसर। चलो, 50th आप होमवर्क में कर लेना। तो देखो सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब वंस एंड फॉर ऑल बेसिकली, जिसमें देख लो सारी वैरायटी गवर्नमेंट बजट की कवर हो गई। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स की परिभाषाएं आ गई एमसीक्यू के फॉर्म में या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। और तीनों तरह के जो डेफिसिट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के, वो आ गए या तो फॉर्मूलों के फॉर्म में या किसी भी छोटे से न्यूमेरिकल के फॉर्म में। ठीक है ना? तो अब सब बच्चे देख लो कि सब बच्चों को अच्छे से आज की पूरी कहानी समझ आ गई। आई होप सब बच्चों को अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों आपसे हम अगली रिवीजन सीरीज के एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना प्रॉपर रिवीजन करते रहना और अपनी सारी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करना।